अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 11 अप्रैल 2021 और गुज़िश्ता 24 घंटे में जो पाकिस्तान में नई इन्फेक्शंस हैं वो हैं 5050 और गुज़िश्ता 24 घंटे में जो अमवात हैं वो हैं 114। गुज़िश्ता दिनों जब मैं अपने गांव गया 3 महीने के बाद, 2 वैक्सीनेशंस के बाद और एंटीबॉडीज बनने के बाद, तो उसके 2 मकासद थे। पहला मकसद तो ये था कि पूरे मुल्क की तरह हमारे गाँव में भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस हैं और वो हैं बरतानवी स्ट्रेन की वजह से, तो मेरा मकसद ये जानना था कि वो तमाम लोग जिनको पहले से उनको इन्फेक्शन हुई थी, तो क्या वो दोबारा उनको इन्फेक्शन हुई है। क्योंकि हमारा जो साइंटिफिक नॉलेज ये बताता है कि अभी तक, चाहे वो यूके की ही स्ट्रेन क्यों ना हो, जब एक दफा आप इस इन्फेक्शन से गुजर चुके हों तो री इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हैं अगर आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली उस पर रिएक्ट किया हो। जाहिर है मैं ये नहीं कह रहा कि री इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन इंतहाई कम है और काफी ज्यादा चांसेस हैं कि नहीं होगी आपको री इन्फेक्शन। और दूसरा मेरा मकसद ये था कि जब मुझे 2 वैक्सीन की शॉट लग चुकी हैं, मेरी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, तो मुझे किसी ऐसी जगह पे जाके अपने आप को एक्सपोज करना चाहिए कि जहां पे सोसाइटी में वायरस ज्यादा हो, ताकि जो मेरी एंटीबॉडीज हैं या मेरा जो इम्यून सिस्टम है, मैं उसकी फंक्शनिंग को प्रॉपर तरीके से जान सकूं। और ये आप एक इंडिविजुअल के तौर पे कर सकते हैं। इसका मैं हवाला दूंगा एक आजकल चलने वाली स्टडीज के साथ भी। तो दोस्तों, जो री इन्फेक्शन को देखने के लिए जब वहां पे जायजा लिया मैंने जाके, और मैं मुख्तलिफ लोगों से मिला, खास तौर पे वो तमाम लोग जो कि पहली वेव का शिकार हो चुके थे, जिसमें शामिल थी मेरी अपनी भी फैमिली। क्योंकि गुज़िश्ता 2 से 3 हफ्ते में हमारा वो इलाका जहां पे मेरे दोस्त रहते हैं, जहां पे मेरी फैमिली रहती है, वो तमाम इस वक्त शिकार हुए थे एक ऐसी लहर का कि जिसमें बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हुई। लेकिन मालूम करने पे पता चला कि कोई भी एक ऐसा शख्स जिसको पहले हुई थी इन्फेक्शन, वो दोबारा री इन्फेक्शन का शिकार नहीं हुआ है। यानी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ये मिली कि वो तमाम लोग जो पहली वेव में कोरोना की वबा का शिकार हुए, इन्फेक्शन का, उनको इन्फेक्शन हुई और वो इससे रिकवर हुए, उनमें से एक सिंगल केस ऐसा नहीं था जो अपने इर्द गिर्द होने वाली बाकी इन्फेक्शंस की तरह उनको भी अब दोबारा इन्फेक्शन हुई हो। और इसी चीज को मैं जोड़ूंगा और मैं एक किस्म का उधार लूंगा ये पूरा एक, अगर आप ये फ्रेज देखें, ये है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन से, कि बरतानिया में मार्च और अप्रैल 2020 में तकरीबन 11,000 के करीब जो हेल्थ वर्कर्स जिनको इन्फेक्शन हुई कोरोना की, तो वहां पे सेकेंड वेव आई है अक्टूबर नवंबर में, और जो थी यूके की जो नई स्ट्रेन है उसके जरिए। लेकिन देखा यह गया कि इन 11,000 में से कोई एक भी शख्स जो है उसको सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन नहीं हुई, यानी री इन्फेक्शन नहीं हुई। अब अगर हम इन 2 चीजों को जोड़ें आपस में, कि जो यूके की ये स्टडी थी जो कि अभी पिछले दिनों ही शाया हुई है, और जो फर्स्ट हैंड नॉलेज है जो मैंने एक्सपीरियंस किया, तो लगता ऐसे ही है कि जो री इन्फेक्शन है, चाहे वो यूके की ही स्ट्रेन क्यों ना हो, वो ना होने के बराबर है, यानी बहुत ही कम है। इसलिए तमाम वो दोस्त, तमाम वो लोग जो पहले इन्फेक्शन हो चुकी है और जिन्होंने, बहुत सारे लोगों ने, जाहिर है जब से हमने ये डिस्कशन शुरू की है इस चैनल पे कि एंटीबॉडीज की, और उन्होंने एंटीबॉडीज चेक करवाई हैं और अक्सरियत की जो एंटीबॉडीज है वो पॉजिटिव आई हैं, तो उनको ये इत्मीनान होना चाहिए कि री इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम 6 से 8 या 10 महीने तक तकरीबन ना होने के बराबर हैं। क्योंकि जो मेरी फैमिली भी है उसको ऑलमोस्ट 10 महीने हो चुके हैं कि वो इन्फेक्शन से गुजरे थे और रिकवर हुए थे, और वहां पे उनके इर्द गिर्द बहुत सारे घरों में जब ये इन्फेक्शन हुई है तो री इन्फेक्शन से वो बचे रहे हैं। जो मेरा एक फैसला था कि जब मुझे 2 वैक्सीन लग चुकी हैं और उसके बाद एंटीबॉडीज भी पॉजिटिव हैं, तो मुझे ये था कि मुझे किसी ऐसी जगह पे रियल लाइफ में जाना चाहिए कि जहां पे इन्फेक्शन का रेट ज्यादा हो, जो मैं अभी अवॉइड कर रहा था पिछले 3 महीने से जाने से, क्योंकि मेरी प्रोटेक्शन नहीं थी। तो और ये आप कर सकते हैं, ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन हो सकता है। ये मेरा प्योरली इंडिविजुअल डिसीजन था, क्योंकि इस वक्त भी बरतानिया में 17 फरवरी से एक ऐसी स्टडी का आगाज हुआ है कि जिसमें 90 यानी हेल्दी यंग लोग हैं जिनको कोरोना वायरस की इन्फेक्शन दी जाएगी। जी दोस्तों, उनको पहले से कोई इम्यूनिटी नहीं है, उनको कोई पहले इन्फेक्शन नहीं हुई है, लेकिन वो एक स्टडी का हिस्सा है कि उनको इन्फेक्शन दी जाएगी, और उनमें से 3 लोगों को कोरोना की इन्फेक्शन दे दी गई है, ये जांचने के लिए कि कोरोना हमारे जिस्म में जाके कैसे इन्फेक्शन करता है और उसके बाद कैसे इसमें एंटीबॉडीज बनती हैं, और हर चीज को जांचने के लिए। और वो लोग जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं इस स्टडी में, उनको कम से कम 4500 जो पाउंड्स हैं, जो तकरीबन 6200 अमरीकी डॉलर बनते हैं, तो वो भी दिए जाएंगे पर हेड इस स्टडी का हिस्सा बनने के लिए।
लेकिन जो स्टडी मैं अपने इंडिविजुअली मैंने जिस चीज को मैं देखना चाहता था, और इसका मकसद ये है ताकि ये देखा जाए कि जब आप रियल लाइफ में वायरस से अगर एक्सपोज भी हो जाएं तो आपकी एंटीबॉडीज जो होती हैं वो आपको प्रोटेक्ट करती हैं। और अभी तक की स्टडीज बताती हैं कि जो ट्रांसमिशन है यानी वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडीज बनने के बाद वो भी बहुत ज्यादा कम है, ना होने के बराबर है। तो इसका भी जाहिर है पता चल जाएगा, क्योंकि मेरी एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आपने वैक्सीन लगवाई हुई है और आपको एंटीबॉडीज बनी हुई है और इसके बावजूद भी अगर आपकी लाइफ में फर्क नहीं पड़ता है तो शायद ऐसी वैक्सीनेशन का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूं कि अगर तो वो कुदरती तौर पे इस इन्फेक्शन से सेहतियाब हुए हैं तो और उन्होंने अपनी एंटीबॉडीज चेक करवाई हैं तो उनको ये इत्मीनान होना चाहिए कि री इन्फेक्शन बहुत कम है और ना होने के बराबर है। और अगर उनको मौका मिलता है और उनकी एंटीबॉडीज पॉजिटिव नहीं है तो वो जितना जल्दी खुद और अपने प्यारों को वैक्सीन लगवाएं, ये जरूरी है। और एक बहुत अजीब सा ट्रेंड सामने आ रहा है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस बात का जानना आप लोगों के लिए कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जो हजूम होता है, वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जो इतनी ओवर क्राउडिंग होती है और वहां पे इस चीज का नहीं ख्याल रखा जा रहा है। और यही वजह है कि अक्सर लोग वैक्सीन लगवाने के दूसरे या तीसरे दिन उनको फीवर होता है और उसके बाद उनका पीसीआर पॉजिटिव आता है, क्योंकि ये परफेक्ट ब्रीडिंग प्लेसेस बनती जा रही हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स कोरोना वायरस के लिए। आप ये देखें कि ये मैंने जब अपनी सेकंड डोज लगवाई है तो यहां पे ये जो आपको रश नजर आ रहा है, यहां पे मुझे 1.5 घंटा खड़ा होकर वेट करना पड़ा उस वैक्सीन की सेकंड डोज को लगवाने के लिए। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़े हजूम में अगर आप 1.5 घंटा खड़े होंगे, और आप लोगों के मास्क का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने कैसे मास्क पहने हुए हैं, और अक्सर ने तो पहने भी नहीं हुए थे। और अगर वो फर्ज करते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर भी थे तो ये सबसे बड़ा जरिया बन रहा है आजकल। और इसीलिए लोग परेशान हैं कि हमने वैक्सीन लगवाई है और हमने अपने प्यारे को वैक्सीन लगवाई है या खुद को लगवाई है और उसके 2 या 4 दिन के बाद हमें ना सिर्फ ये कि अलामात आई हैं बल्कि पीसीआर भी पॉजिटिव है। दोस्तों, ये जो पाकिस्तान में वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है वो इनएक्टिवेटेड है। उससे या जो स्पुतनिक वी है उससे सवाल नहीं पैदा होता कि आपको कोरोना वायरस लगे, क्योंकि इनएक्टिवेटेड वायरस या जो स्पुतनिक वी में जो एक छोटा सा हिस्सा है स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ जेनेटिक मटेरियल का, वो आपको किसी भी तरह से वायरस नहीं मुंतकिल कर सकता। लेकिन जब आप जाते हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स पे, वहां पे क्योंकि लोगों में थोड़ा सा रश होता है, लोगों में ये होता है कि वो किसी भी तरीके से जल्द वैक्सीन लगवा लें, तो बहुत सारे लोग एक्सपोज हुए होते हैं। और पाकिस्तान में खुशकिस्मती से जो साइनोफार्म है और जो कोरोना वैक है वो क्योंकि इनएक्टिवेटेड पूरा वायरस है और जो नेचुरल इन्फेक्शन होती है वो भी एक पूरे वायरस से होती है, तो इन दोनों सूरतों में जो आपके अंदर इम्यूनिटी बनती है, जो कुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है, वो ना सिर्फ स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ होती है बल्कि वो वायरस के मुख्तलिफ और भी जो हिस्से होते हैं उनके खिलाफ होती है। तो ये जो वैक्सीन है, चाहे वो साइनोफार्म, साइनोवैक या नेचुरल इन्फेक्शन के खिलाफ बने, तो ये वेरिएंट्स के खिलाफ भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये बहुत अहम रोल अदा करेगी आने वाले दिनों में भी। और अगर हम वेरिएंट्स की बात करें दोस्तों, तो आजकल बहुत सारे दोस्तों का मुझे मैसेज आता है कि जो साउथ अफ्रीका की वेरिएंट है शायद वो भी पाकिस्तान में आ गई है। दोस्तों, आप ज़हन में रखें जो वेरिएंट्स होते हैं इनके अंदर वो तमाम वेरिएंट्स जिनके अंदर ये सलाहियत है कि वो ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं तो वो लोगों को कम नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन वो वेरिएंट्स जो ज़्यादा खतरनाक होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से इसलिए नहीं फैल पाते कि जब वो एक शख्स से दूसरे में जाते हैं तो उसको इतना नुकसान पहुंचा देते हैं कि वो इस काबिल ही नहीं होता कि वो किसी और शख्स को ये पहुंचाए, या फिर वो मुआशरा जहां पे खतरनाक वेरिएंट्स आ जाएं तो वहां पे पहले ही लोग इतने मुहतात हो जाते हैं क्योंकि वहां पे शरह मौत बढ़ जाती है। इस वक्त पाकिस्तान में बढ़ने वाली शरह मौत का ताल्लुक जो है वो वायरस के खतरनाक होने से नहीं है, लेकिन क्योंकि कम वक्त में बहुत ज्यादा लोगों को ये वायरस इन्फेक्शन दे चुका है और पाकिस्तान में सहूलियात वो बहुत कम है, तो इसलिए अगर आप लोगों को अमवात बढ़ती हुई नजर आ रही है तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि कम वक्त में ज्यादा लोग जो है हॉस्पिटल जा चुके हैं। जिसकी एक बड़ी मिसाल मैं आपको दे देता हूं कि जो ओकाड़ा से एक पोइटेस थी, एक शायरा थी, उन्होंने कल पिछले दिनों अपना एक फेसबुक पे एक मैसेज दिया था कि वो हॉस्पिटल में है, उनका भाई भी हॉस्पिटल में है, वो कोविड का शिकार हैं, उन दोनों को ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन वहां पे उनको जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां पे ऑक्सीजन नहीं दी जा रही। और बदकिस्मती से फिर हमने ये सुना है कि वो दुनिया में नहीं रही वो जो शायरा है। तो ये आपको यही वो बात थी जो मैं आपको बताता था कि जो बरतानिया की स्ट्रेन है ये ज्यादा खतरनाक इस तरह हो जाएगी कि जब ज्यादा लोग इस बीमारी का शिकार होंगे और हॉस्पिटल्स की जो सहूलियात हैं वो इतने ज्यादा लोगों के लिए नहीं होंगी, तो उस वक्त शरह मौत बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और यही हुआ है। और साउथ अफ्रीका की स्ट्रेन का मुझे इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं है कि कोई भी वो स्ट्रेन जो ज्यादा खतरनाक हो वो ज्यादा नहीं फैल सकती, ये एक नेचुरल है। जैसे मिसाल अगर आपको दूं तो बरतानवी स्ट्रेन और साउथ अफ्रीका की स्ट्रेन एक ही वक्त में दुनिया में आई थी, लेकिन इस वक्त बरतानवी स्ट्रेन क्योंकि लीथल कम है, जान को कम खतरा होता है उसकी वजह से, तो वो दुनिया में फैली है, लेकिन साउथ अफ्रीका की स्ट्रेन को फैलने का मौका नहीं मिला। दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। इस तरह की
कोई भी अपडेट सामने आएंगी तो मैं आप दोस्तों से ज़रूर शेयर करूंगा। और आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।